नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। अब रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। सीएम धामी ने किया सौर कौतिक मेला का शुभारंभ। प्रदेश में 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना करने का है लक्ष्य। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप। पुलिस की जांच 70% तक हुई, आरोप साबित हुए तो होगा केस। नैनीताल पालिका अध्यक्ष सीट रिजर्व मुकाबला होगा रोचक। पूर्व में आरक्षित सीट में भी लड़े थे दिग्गज उम्मीदवार। राष्ट्रीय खेलों ने 13 साल बाद खोले आइस स्केटिंग रिंक के दरवाजे। रखरखाव के अभाव में पड़ रहा बंद। श्रीनगर में एक के बाद एक फिसले कई वाहन। अचानक सड़क पर गिरती गई लोगों की गाड़ियां, कई लोग हुए घायल। 2 दिन बिगड़ेगा मौसम, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट। बद्रीनाथ धाम में जमे झरने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं सीधा दिल्ली का, जहां जनता विहार का उद्घाटन करने पहुंची हैं सीएम। और जनता विहार में नए स्कूल का सीएम आतिशी उद्घाटन करने पहुंची हुई हैं। सबसे ज्यादा फायदा अगर इस नई स्कूल बिल्डिंग का होगा तो मुकुंदपुर गांव की लड़कियों के लिए होगा और उनकी आगे की शिक्षा के लिए होगा। इससे पहले यहाँ पे ये नई बिल्डिंग्स बनने से पहले, क्योंकि इतनी घनी आबादी थी, इतने सारे बच्चे थे, हर क्लासरूम में 80-80 बच्चे बैठते थे। और जब एक क्लास में इतने बच्चे बैठते हैं तो चाहे टीचर कितनी भी कोशिश करे, चाहे बच्चे ध्यान देने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन पढ़ाई का वो स्तर कभी नहीं आ सकता। लेकिन आज इस शानदार बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ना ही हमारे बच्चों को अच्छी बिल्डिंग मिल रही है, पर उनकी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी और बेहतर होगी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे विधायक जी बता रहे थे कि हम लोग लैब के अंदर गए, ज्योग्राफी की लैब थी। एक तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हमारे सरकारी स्कूल में ज्योग्राफी की लैब है। मैं खुद दिल्ली के एक बहुत नामी प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, लेकिन उस बड़े प्राइवेट स्कूल में भी ज्योग्राफी की लैब नहीं होती थी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जिन सब चीजों को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि कंपास क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, वो सारी इक्विपमेंट, वो सारे मॉडल्स आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मौजूद हैं। और एक समय ऐसा था जब सरकारी स्कूलों में माना जाता था कि हो सकता है लैब तो बन गई, हो सकता है कंप्यूटर तो आ गए, लेकिन बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे। बताइए सही कह रही हो गलत कह रही हो? ऐसा ही होता था ना कि लैब तो होती थी, कंप्यूटर भी होते थे, लेकिन बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था बच्चों ने तोड़ दिया, ध्यान नहीं रखा। लेकिन आज उस लैब को देखकर और जो बच्ची हमें इस लैब को दिखा रही थी, उसको देखकर समझ में आ गया कि आज वो जमाना बदल गया है। जिस कॉन्फिडेंस से उस 11th स्टैंडर्ड की लड़की ने एक एक मैप के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रेशर गेज के बारे में, वो मौसम के बारे में क्या बता रहा है उसके बारे में बताया। मुझे लगता है जो हम सब लोग स्टेज पे भी बैठे हुए हैं, हमें भी ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुकुंदपुर गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक 11वीं क्लास की लड़की को पता। और यही हमारा सपना था। जब 10 साल पहले हमारी सरकार बनी, हम जब सरकारी स्कूलों को देखते थे तो ये सब स्कूल क्या कहलाते थे? टेंट वाले स्कूल, जहाँ पे बरसात के समय में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, जहाँ पर बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, जहाँ क्लासरूम में टीचर नहीं आते थे। ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था।
हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, और अगर सरकारी स्कूल में भेजते भी थे तो मजबूरी में भेजते थे, दिल पे पत्थर रख के भेजते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर सरकारी स्कूल में भेजा तो बच्चे की कोई पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं है, और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा। और इसी व्यवस्था की वजह से जो एक अमीर परिवार का बच्चा होता था, उसको तो महंगे प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा और उसके बाद अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, शायद पढ़ाई भी नहीं पूरी करता था, और अगर करता भी था तो कुछ बहुत छोटा मोटा दुकान में मैकेनिक का काम उसको मिलता था। इसका नतीजा कि अमीर का बेटा अमीर और गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता था। ये हमारे देश की सच्चाई थी। लेकिन 10 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई बच्चा गरीब से गरीब परिवार का हो, लेकिन उसको शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए, दुनिया में सबसे अच्छे अवसर मिलने चाहिए, और तभी से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। रुक करते हैं खबरों का, और खबर इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, और थोड़ी देर में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे सीएम धामी। वहीं गृह विभाग के अंतर्गत चयनित लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र चयनित करेंगे, और चयनित प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, और 11 बजे लैब वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं 12:30 पर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चयनित प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, और 11 बजे लैब वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और 12:30 पर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक, और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम, और थोड़ी देर में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और गृह विभाग के अंतर्गत चयनित लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, और चयनित प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। और चयनित प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। वहीं 11 बजे लैब वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और 12:30 पर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में शामिल होंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, और थोड़ी देर में नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां गृह विभाग के अंतर्गत चयनित लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, वहीं चयनित प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, और गृह विभाग के अंतर्गत चयनित लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र। और अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे, जहां दिल्ली में डीजल की पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा, और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की कारण पाबंदियां लगाई गई हैं, और पुराने मॉडल की डीजल बसों के क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदियां, और उत्तराखंड रोडवेज को दिल्ली रूट में 194 बसों को हटाना पड़ रहा। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण बढ़ने पर यह व्यवस्था लागू की है, जहां दिल्ली सरकार ने प्रदूषण बढ़ने पर लागू की है ये व्यवस्था। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू की गई है नई व्यवस्था, और BS6 CNG इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में एंट्री की मंजूरी। रोडवेज मानक पूरे करने वाली 300 बसों को ही दिल्ली भेजेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में डीजल की पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने को लेकर ये पाबंदियां लगाई गई हैं, और पुराने मॉडल की डीजल बसों के क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदियां लगी हैं।
और उत्तराखंड रोडवेज को दिल्ली रूट से 194 बसों को हटा रही। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू की गई है ये नई व्यवस्था। और BS6 CNG इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में एंट्री की मंजूरी दे दी गई है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रोडवेज मानक पूरे करने वाली 300 बसों को ही दिल्ली भेजेंगे। और दिल्ली में डीजल की पुरानी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित जी, आपसे जानना चाहेंगे, डीजल की पुरानी बसों पर प्रतिबंध के साथ ही ये प्रतिबंध बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लगाया गया है और इतना ही नहीं, CNG और इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी भी मिल गई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल अवन्या, आपने सही कहा। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड रोडवेज की जो पुरानी बसें हैं उनकी एंट्री पहले भी बैन हो चुकी थी, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक बार फिर से जो एक्शन प्लान है दिल्ली सरकार की तरफ से उसको संशोधित किया गया है। और नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड रोडवेज की जो दिल्ली रूट पर जो चलने वाली करीबन 194 बसें हैं उनको हटाना पड़ रहा है। उत्तराखंड रोडवेज को इस निर्णय को अमल में लाना पड़ रहा है और इसकी वजह से जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतें होने वाली है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी पुरानी बसों को की एंट्री पर रोक लगानी पड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो संशोधित एक्शन प्लान लागू हुआ है उसके बाद से उत्तराखंड रोडवेज की बसें ये हटानी पड़ रही है। इसकी वजह से अब मात्र 300 बसें ही दिल्ली से देहरादून के रूट पर चलने वाली है और इस फैसले की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें होगी। चलिए अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी है इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर बढ़ने के कारण प्रतिबंध लगाया है, वहीं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू की नई व्यवस्था बनाई गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजधानी देहरादून में राज्य का पहला सोलर मेला आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकार स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, साथ ही इस
तरह के आयोजन निकट भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं सौर कॉथिंग को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस तरह का आयोजन देश में पहली बार हो रहा है और उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में सरकार ऊर्जा के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट में प्रतिवर्ष प्रावधान रखती है। अगर सौर ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा तो सरकार और यहाँ की जनता को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। सौर कौतिक हमारे राज्य की जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी असीमित सीमाएं हैं, असीमित हमारे पास उसको जुटाने के रास्ते हैं, उसको जुटाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस निमित्त हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान पहले ही कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में हम सभी को कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाएं और आगे के बजट में भी हम करने वाले हैं। राज्य के अंदर हम इसके लिए अनुदान भी दे रहे हैं। नए जो हमारे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है और अनेक हमारे उद्यमी युवा नौजवान आगे आ रहे हैं और अपने रोजगार स्वरोजगार को अपना रहे हैं। देखिए, सौर कौतिक जो आज देहरादून में आयोजित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ और आप जानते हैं देश का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है। और मुझे इस बात को इस रूप में भी रखना है कि हमारे यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में जब हमें आवश्यकता होती है हम बाजार से ऊर्जा लेते हैं और 1000 रुपया 1000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान है कि हम उसका जो ऊर्जा खरीदते हैं उसमें 1000 करोड़ रुपया हमारा लगता है। रुक करते अगली खबर का। दून पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं साइबर अपराधों से बच्चों तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। सुझावों तथा विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। देखिए, जो हमारे जो देखा जाए 3 तरह के जो क्राइम, खासकर जो एक नशे के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं बच्चे युवा दलदल में फंस जाते हैं। दूसरा है साइबर अपराध। अगर बच्चे जागरूक होंगे तो अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि बचाव ही अवेयरनेस ही इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जितना आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे साइबर अपराधों से बच सकेंगे। तो अगर हम बच्चों को जाके स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को बताएं जिससे कि इस तरह के साइबर ट्रैप में ना फंसे, तो 2 चीज़ों को फोकस करके हम चल रहे हैं जागरूकता अभियान में। एक नशे के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरा एक ट्रैफिक के वायलेशंस को ना करें, जिससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट होने पर कैसे आपका भविष्य खराब हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हम उनको समझा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से, जहां शासन द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी की गई आरक्षण सूची पर आपत्ति किए जाने की सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं लक्सर नगर पालिका क्षेत्र अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे कुछ लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। लक्सर निवासी भाजपा नेता देवेंद्र चौधरी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि शासन द्वारा लक्सर नगर पालिका को इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जबकि इस पालिका क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या का प्रतिशत 36% है और अनुसूचित जाति का प्रतिशत उससे आधा है। देवेंद्र चौधरी ने आपत्ति पत्र में कहा कि नियमानुसार लक्सर पालिका में एक बार ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए था, क्योंकि इस पालिका में अनुसूचित जाति एवं सामान्य श्रेणी की कैटेगरी का आरक्षण पहले दिया जा चुका है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उमा दत्त शर्मा ने शासन के निर्णय को गलत ठहराया है। वहीं इस मामले पर सूत्रों की माने तो अभी तक कोई दावेदार इस प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में है, क्योंकि आरक्षण सूची जारी करने के साथ शासन ने आपत्तियों के लिए भी सप्ताह भर का समय दिया है। लक्सर की जनता के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। चक्र के अनुसार पिछड़ी जाति
की सीट बैठ रही थी, या अगर जो सरकार को फेरबदल ही करना था तो सामान्य जाति के लिए करते, क्योंकि सामान्य जाति की और पिछड़ी जाति की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, एससी वर्ग की संख्या कम है। लेकिन सरकार ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए सीट को एससी कर दिया है। केवल सरकार की लाज बच जाए, बीजेपी की सीट जीत जाए, चाहे जनता भाड़ में जाए। ये जो लोग बात कहते हैं गड़बड़ी की, ये गलत बात है, ये कटु सत्य है। इन्होंने अपनी सीटों को हारते हुए देखते हुए जब देखा कि सीट हार रहे हैं हम, तो तब इन्होंने और उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले को खास तौर से ये चाहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा नेता ना पन पाए, जिससे कि हमारी जो राजनीति है, पहाड़ वालों की जो राजनीति है, वो राजनीति फेल हो। और हरिद्वार जो है, हरिद्वार में नेताओं को ध्वस्त करने की सबसे बड़ी इनकी नीति है। इसी बात को देखते हुए इन्होंने यहाँ ओबीसी की सीट थी, ओबीसी में भारी भरकम व्यक्ति सामने आ रहे थे, ओबीसी को दबाने के लिए ओबीसी को दबा गया और पिछले तबके को जो पहले नंबर पर आ चुकी थी गलत तरीके से, उसको ओबीसी के ऊपर और सामान्य जाति के ऊपर थोपा गया। आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ क्योंकि 2013 में ये एससी सीट थी और 2013 नगर पंचायत और नगर पालिका का नियम जो एक्ट है वो सेम है, क्योंकि राम सिंह वाल्मीकि जिस टाइम अध्यक्ष थे उन्हें नगर पंचायत से नगर पालिका में जब आए तो सेम चेयरमैन के पद पर आसीन रहे। 2018 में ये जनरल सीट हो गई। 2024-25 में जो सीट ओबीसी होनी निश्चित थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नया सर्वे है उसमें 36% ओबीसी है और ये कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है और सरकार द्वारा जो अनदेखा किया जा रहा है ये गलत है। मैं उस पर आपत्ति करता हूँ और आपत्ति जो 7 दिन का समय दिया है मैं उस पर आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। नशे का धंधा करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि उधम सिंह नगर पुलिस का बड़ा एक्शन एक बार फिर चर्चा में है। कब्रिस्तान के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नशे के सौदागर को धर दबोचा। आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन यहां पुलिस की फुर्ती और जवाबी कार्रवाई ने उसका खेल खत्म कर दिया। नशे के इस कारोबारी का नाम मुनाजिर है और इसके पास से बड़ी मात्रा में स्मैक और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कब्रिस्तान के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मुनाजिर ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मुनाजिर के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से बड़ी मात्रा में स्मैक और अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील का निर्माण का नवंबर माह से शुरू हो गया है। कई वर्षों से स्थानीय जनता इस परियोजना का इंतजार कर रही थी और अब झील निर्माण से शुरू होने वाली क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। और विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुन लेते हैं। चर्चा ना हो इसलिए वो एक नया एक रोज नई बाउंसर बॉल फेंकते हैं। इसका कोई आधार नहीं है और न ही सरकार की मंशा। कल कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन भी करेगी। बिल्कुल करेंगे प्रदर्शन। अगर सरकार जवाब नहीं देगी सदन के अंदर तो उत्तर प्रदेश की जनता
का जवाब लेने के लिए हम सड़क पे उतरेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। मैम, संभल में 46 साल पहले जो दंगे हुए थे उनकी फाइलें अब सरकार निकलवा रही है कि क्या हुआ था उस दौरान। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक चीज जोड़ी थी कल की, साफ तौर पर ये विपक्ष का खास तौर पर बरगलाने का काम किया जा रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, 46 साल पहले जो दंगे हुए, चाहे दंगे की बात करें, चाहे वहां पे एक मंदिर की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर इन 46 वर्षों में भाजपा की भी सरकारें रही, कल्याण सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, और तो और छोड़ दीजिए 7.5 वर्ष बीत गए, जिसमें से 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूरा किया। तो क्या ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इन्होंने इन फाइलों को खोला? क्यों नहीं उस मंदिर का ताला खुलवाया? तो कहीं ना कहीं अगर गुनहगार विपक्ष के ऊपर जिस पे इंगित कर रहे हैं, तो गुनहगार क्या ये सारे मुख्यमंत्री भी हैं? लेकिन कुएं से जो मूर्तियां मिल रही हैं भगवान की, उसको लेकर क्या कहेगी? मैं फिर कहूंगी कि ये जो भी चीजें तथ्य सामने आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आज वहां पे एक जुडिशियल कमीशन की जांच कर रहा है, उसके भी तथ्य आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जिस तरह से संभल के मुद्दे पर आपने जुडिशियल कमीशन बैठाया, बहराइच के दंगे पे मैंने कल भी मांग करी, वहां पे क्यों नहीं आपने जुडिशियल इनको वहां पे कमीशन बैठाया? क्योंकि आपके मौजूदा विधायक ने अपने ही महानगर अध्यक्ष पर आरोप लगाए दंगे फैलाने का। इस और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आप विपक्ष की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।